हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का आई स्टडी यूपीएससी में। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों को इंडियन आर्ट एंड कल्चर की 5th चैप्टर को लेके। पर इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने 4 चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिए हैं आई स्टडी यूपीएससी में। मैं यहाँ पे बेस फाउंडेशन बना रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स का, जो भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बुक खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ बेस बना रहा हूँ। और इससे पहले मैंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में ये 4 चैप्टर्स कवर किए हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स तक मैंने कवर किया है और पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली, कोई आपका बेस ऐसा बना के नहीं देगा, इस हिसाब से मैंने कवर किया। तो चलिए चलते हैं आगे वाले चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। बेसिकली ये चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, पर क्या पूछेगा कि अगर करंटली कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट असाइन हुई है तो वो पूछ सकता है। क्राइटेरिया क्या है असाइनमेंट का, उसके बाद बेनिफिट्स क्या है असाइन होने के बाद, वगैरह वगैरह चीज़ें पूछ सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से शुरू करेंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, कौन से कन्वेंशन से होती है, कौन सा कमेटी उसको गवर्न करता है और इसकी बेनिफिट्स क्या है। तो मैं आपके लिए ये एक नया तरीका मैंने लाया है यहाँ से आपको सिखाने के लिए। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि टैबलेट खरीद सकूँ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास यूनेस्को है, अरे यार यूनेस्को है। उसमें हम लोगों को क्या कवर करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कवर क्या करना है, कि इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, कौन सी कन्वेंशन से होता है, ठीक है। उसके बाद इस कन्वेंशन को कौन गवर्न करता है, ये बेसिकली आया था 1972 में, ठीक है, इस कन्वेंशन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा दोस्तों। अगर नहीं दिख रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कवर करूँगा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो पेपर पे ही कवर करूँगा, क्योंकि ये मुझे भी ना वीडियो में थोड़ा सा दिख रहा है, पर आपको समझाने के लिए बस इतना ही, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, मैं पढ़ूँगा पूरा और फिर समझाने बैठूँगा, ठीक है। तो देखिए शुरू करता हूँ मैं यहाँ से शुरू करते हैं। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज़ कंपाइल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को through the World Heritage Committee according to the provision of the World Heritage Convention which was established in 1972, ठीक है। World Heritage Sites are designated by UNESCO for having cultural, historical significances or other forms of significances. The sites are either cultural or national heritage or under mixed category। तो 3 टाइप की साइट्स आपको मिल गई यहाँ पे, कि ठीक है यूनेस्को में हम लोग आते हैं। तो अभी देखिए हम लोगों को दुर्गा पूजा भी आपको पता होगा कि यूनेस्को में इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो 3 तरह की यहाँ साइट आती है अपने पास, ठीक है। एक आती है कल्चरल, एक आती है नेचुरल और एक आती है मिक्स साइट्स आती है। ये 3 टाइप की साइट्स आती हैं आप लोगों के लिए। तो जब भी कोई कैटेगराइजेशन होगा तो या तो कल्चरल में होगा, या नेचुरल में होगा, या मिक्स्ड होगा। अब ये सब होती क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लें कि यूनेस्को जो है वो कैसे गवर्न की जाती है। तो यूनेस्को जो है इसकी गवर्निंग कन्वेंशन कौन सी है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के हिसाब से आती है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है। इससे ये गवर्न की जाती है। और इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है, कमिटी इसको गवर्न करती है। ये कमिटी जो है वो 21 मेंबर्स की होती है। तो 21 स्टेट पार्टीज जो होते हैं ना उसकी होती है, और ये लोग को इलेक्ट किया जाता है 6 साल के लिए, 6 ईयर्स, 6 साल के लिए इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग आते हैं कि 3 टाइप की साइट्स हो गई हमारे पास, एक कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड, ठीक है। एज ऑफ नवंबर 2021 टोटल साइट्स कितनी थी, 1154। ये थोड़ी सी ओल्ड बुक है, ठीक है, 2021 तक का ही डेटा है इसके अंदर। तो पर ये लेटेस्ट है, अभी इसका नया एडिशन आया भी होगा, नितिन सिंघानिया ऑथेंटिक बुक 4th एडिशन 5th एडिशन आई होगी, ठीक है, 5th या 6th एडिशन आई होगी। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सारी चीज़ें तो सब कॉमन ही है, सिर्फ एक हाथ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना वो अपडेट करके आएंगे, दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो 1154 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, जिसमें से 897 कल्चरल साइट्स थी, 218 नेचुरल साइट्स थी और 39 मिक्स साइट्स थी। ये हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
और ये 1154 जो साइट्स थी वो 167 कंट्रीज़ की मिला के थी। तो अब तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स किसके पास है? इटली के पास है। तो ये जो लिखी हुई है, तो PCS वाले हैं, अगर कोई आ गई कोई यूनेस्को साइट्स में ऐड हो गया तो उन लोगों के लिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स किसके पास है? इटली के पास है। एज ऑफ नवंबर 2021 तक इंडिया के पास 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, अभी एक मिक्स्ड वाली भी है, मैं आपको बताऊंगा मिक्स्ड वाली कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास 32 कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल एंड 1 अंडर मिक्स कैटेगरी। एक और बढ़ा भी है आई थिंक। तो जिन लोगों का करंट अफेयर्स पे होल्ड हो रहा है अभी, मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं तो बताऊंगा ही, पर जिन लोगों को पता है ऑलरेडी तो वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अच्छा ठीक है, यूनेस्को तो हम लोग समझ लिए कि 3 कैटेगरीज में उसकी साइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कल्चरल, नेचुरल और मिक्स कैटेगरी में। हमारे पास 2021 के हिसाब से 40 है, जिसमें से 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स कैटेगरी है। अब जब ये यूनेस्को साइट्स है तो इनकी कन्वेंशंस क्या है, उसको कौन गवर्न करता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से यूनेस्को चलता है। द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल कन्वेंशंस इंस्ट्रूमेंट्स created in 1972. The primary mission of the convention is to identify and protect the world's natural and cultural heritage considered to be of outstanding universal value. The convention is governed by the World Heritage Committee. ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, इसका काम क्या है कि भाई कोई भी चीज़ अगर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, बहुत ही अच्छी है और वो बहुत रेयर है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन उसको ज़रूरत है, उसको संरक्षण की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो लोग ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करके इसमें लेके आते हैं। पर आपको यूनेस्को का ये कन्वेंशन क्या है, आपको मेंबर बनना पड़ेगा। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, अब देखिए कन्वेंशन से तो आपको पता चला कि ये चलती है, लेकिन इस कन्वेंशन को की एक कमेटी है जो इसको पूरी तरह से सुचारू रूप से काम करवाने में मदद करती है, और वो कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशंस। अब ये जो कमेटी है, ये जो कन्वेंशन है, इसको लागू करने में मदद करती है। ठीक है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल कमेटी विच comprises representative from 21 state parties selected through election for 6 years term. The committee generally meets once a year. साल में एक बार मिलती है कमेटी। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। अब इस कमेटी का पार्ट क्या है? देखिए, मैं आपको बोलूँ ना, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? अरे लाइट भी आ रही है ना, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है, आप समझे, वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है, ये कमेटी का काम क्या है ये मैं बताऊंगा। और ये कमेटी जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है उसको लागू करने में मदद करती है। जैसे सरकार का काम है कि ये बनाना, प्लान बनाना या स्कीमें बनाना, पर उसको लागू कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स, हम जैसे IAS IPS ऑफिसर्स। ठीक है, तो वो काम WHC करती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को लागू करने का काम करती है। और भी इसके काम क्या है देखिए, ऐसी साइट्स को सिलेक्ट करना जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हो। तो सिलेक्ट द साइट्स टू बी लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। तो ऐसी साइट्स जो खतरे पे है या फिर जिनको संरक्षण की ज़रूरत है और जो खतरे पे है और उनको प्रिजर्व की जा सकती है, ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करना इनका काम है। डिफाइन द यूज़ ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फंड, जो वर्ल्ड हेरिटेज फंड दी जाती है कि हाँ इस साइट को हम लोग को प्रिजर्व करना है, बचाए रखना है, संरक्षित रखना है, तो उसके लिए फ़ंड भी देती है कि अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट करना है यहाँ पे तो कर दो, ये लगाना है वो लगाना है वो लगा दो, टूरिज़्म बढ़े इसके लिए ऐसा कुछ कर दो, तो वो फंड्स भी ये मैनेज करती है। अलोकेट फाइनेंशियल असिस्टेंट अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट पार्टीज़, अगर कोई स्टेट पार्टीज़ है, स्टेट पार्टी मतलब जो भी इस कन्वेंशन का पार्ट है, अगर उन लोगों ने बोला कि नहीं मुझे इस कन्वेंशन के हिसाब से अब मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, यहाँ प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप मेरे को इसको प्रोटेक्शन करने के लिए थोड़ा सा फंड दे दो, तो फंड वो ग्रांट करती है, पर सब कुछ सोच समझ के करती है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ एडेड बाय 3 एडवाइजरी बॉडीज़। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, जो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, WHC मैं बोलता हूँ उसको, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसकी 3 एडवाइजरी बॉडीज़ है। ठीक है, पहली है IUCN, आपने सुना होगा IUCN,
दूसरी है ICOMOS और तीसरी है ICCROM। ठीक है, ये 3 बॉडी है। इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है IUCN। ठीक है, क्योंकि IUCN में जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे एनिमल्स, प्लांट्स IUCN लिस्ट में है, एंडेंजर्ड, डेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इन सारे कैटेगरीज में है। तो ये चीज़ क्या हो गई, अब हो गया, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि यूनेस्को साइट क्या है, किस कन्वेंशन से गवर्न की जाती है इन साइट्स को, और कौन सी कमेटी इन सारी चीज़ों को गवर्न करती है, उस कमेटी का काम क्या है। पर क्या हुआ, मतलब अगर मैंने मेरी कोई भी साइट यूनेस्को कन्वेंशन के इसके अंदर आ गई और उसको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई अभी ये यूनेस्को है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कल्चरल साइट है, नेचुरल साइट है या मिक्स साइट है, तो उससे होगा क्या, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। देखो, डायरेक्ट बेनिफिट क्या है कि आप इंटरनेशनली उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इंटरनेशनल यूनेस्को में है, मतलब एक नाम हो जाएगा उसका। ठीक है, टूरिस्ट मिलेंगे आपको, टूरिस्ट मिलेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके बाद आपको फ़ंड मिल सकता है कि हाँ ठीक है, मुझे आप उससे फंड बोलोगे कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा शॉर्ट है पैसे का, तो आप इसको फ़ंड दे दो, मैं इसको बनवाऊँगा। ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँगा। ठीक है, बेनिफिट्स ना इसका बहुत पीछे दिया हुआ है। देखिए, बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने जो बात की वही है बेनिफिट्स में भी। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ब्रिंग इंटरनेशनल अटेंशन टू द नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ द साइट। एक इंटरनेशनल अटेंशन लेके आते हैं ये लोग कि हाँ, तो जग जाहिर हो जाता है, पूरी दुनिया को पता चलता है कि अच्छा ये एक साइट है जिसको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। एक इंटरनेशनल अटेंशन होता है, पहला इंटरनेशनल अटेंशन होगा, आपको मिलेगा। टूरिज़्म मिलेगी, जैसे मैंने बताया आपको कि ब्रिंग टूरिज्म टू द साइट इंश्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, तो टूरिज्म से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। यूनेस्को फंड प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनेस्को प्रोवाइड फंड्स फॉर रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यूनेस्को आपको फंड देगा ट्रेनिंग देने के लिए कि अच्छा इसका बचाव कैसे करना है, तो जो भी मेंबर्स होंगे या फिर जो भी वहाँ पे कर्मचारी होंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो फंड होगा वो भी देगा। प्रिजर्वेशन के लिए कोई फंड होगा, रिस्टोर करना है, मतलब थोड़ा ख़राब हो गया है तो उसको वापस से बनवाना है, क्योंकि मार्बल्स वाबल्स बहुत महंगे आते हैं, तो बनवाना है तो उसके लिए यूनेस्को फंड देगा। प्रमोट क्लोज टाई विद द यूनाइटेड नेशन एंड प्रोवाइड्स प्रेस्टीज एंड सपोर्ट। तो एक तो यूनाइटेड नेशंस में उसका एक वैल्यू होगा कि अच्छा ठीक है, और सपोर्ट भी मिलेगा कि अच्छा ठीक है, यूनेस्को में हो तो हमारा एक मेंबर है, उसको तकलीफ़ है, तो आप यूनाइटेड नेशंस जो भी है उसमें जितने भी नेशंस हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। इनेबल एक्सेस टू ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्स। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्स होता है कि एक ठीक है, आप पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, तो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्स में कुछ अगर एलोकेट करना है, कुछ पैसे देना है या उसको रिकग्नाइजेशन देना है, तो वो भी एक हो जाएगा। फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड NGO टू अचीव कंजर्वेशन गोल्स। सॉरी सॉरी गाइस। तो क्या होगा कि अगर कोई इंटरनेशनली है, कोई बंदा अगर इंटरनेशनल फ्रंट पे इस यूनेस्को साइट्स को लेके जाता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही मदद करे हर चीज़ के लिए। सरकार के पास कभी कभी सरकार के पास ऑब्वियसली बहुत सारे काम है। अगर आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपको पता चलेगा सरकार के पास बहुत काम है। तो सरकार क्या करेगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेगी, NGOs को भी इन्वॉल्व कर लेगी, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे तो सरकार जा सकती है, ऑब्वियसली जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी, प्रोविजन भी है ना। तो NGOs को मदद करिए बोल देगी, प्राइवेट सेक्टर्स को बोलेगी, ताकि काम अच्छे से हो, कंपटीशन बना रहे, ऐसा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जेनेवा कन्वेंशन के अंदर आ जाता है। तो साइट बिकम्स प्रोटेक्टेड अंडर द जेनेवा कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन और मिसयूज ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो क्या होता है ना कि आप भी समझ लो कि किसी देश ने किसी देश पे हमला कर दिया और बोला कि नहीं, मुझे समझो किसी कंट्री ने इंडिया पे हमला कर दिया, बोला मुझे ताजमहल नहीं चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देखो कि जब हमारे पायलट अभिनंदन जो थे वो पाकिस्तान में गए थे, तो जेनेवा कन्वेंशन से ही उनको वापस लेके आया था। तो आप सोचो कि जेनेवा कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों, ये उसकी बेनिफिट्स है, इन सारी चीज़ों से उसकी बेनिफिट है। तो ठीक है, हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया इस चैप्टर नंबर 5 में कि यूनेस्को जो है
इसमें 3 कैटेगरी सॉरी 3 कैटेगरी से आप साइट्स को आइडेंटिफाई कर, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। ये कौन से कन्वेंशन होती है? तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से। और इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। कमिटी इसकी गवर्निंग बॉडी है। इस कमिटी में 21 स्टेट पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं जो कि 6 ईयर्स टर्म्स के लिए चूज़ किए जाते हैं। तो ये था यूनेस्को के बारे में। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि जेनेवा कन्वेंशन के अंडर ये आपकी साइट प्रोटेक्टेड रहेगी, टूरिज़्म बढ़ेगा, आपको इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगा, उसके बाद आपको फंड्स मिलेंगे, यूनाइटेड नेशंस से आपकी अच्छी साझेदारी बनी रहेगी, ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्स में भी उसका काम आ जाएगा, और आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट और एनजीओज को भी साथ में लेके आ सकते हैं। इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो भी साइट्स आती रहेंगी वो आपको याद रखना है, करेंट्स का पार्ट है वो, ठीक है, पर आपको याद रखना है। अगर कोई आ गई तो आपको ये नहीं कि हाँ भैया ने पढ़ाया नहीं, कि हाँ भैया तो बोल रहे थे कि इतना ही पढ़ के जाना है, मैं तो उतना ही पढ़ा और पेपर में कुछ और आया, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा होल्ड रखें। अगर कोई साइट आती है, इसमें ऐड होती है, तो फिर आप उसके ऊपर उसको लिख के रख ले कि अच्छा ये ऐड ही, और कहाँ पे है, मिक्स में है, कल्चरल में है, नेचुरल में है, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग की क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, कि क्या ऐसी क्राइटेरियाज़ है कि हम लोग उसको वर्ल्ड यूनेस्को में डाल सकते हैं। हमारा गवर्नमेंट भी हर बार यूनेस्को के लिए साइट्स के लिस्ट भेजता है, सेंड करता है, ठीक है, साइट्स सेंड करता है कि यूनेस्को की लिस्ट में कितनी साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्राइटेरिया 10 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, मेट होना चाहिए, तो वो यूनेस्को की लिस्ट में आ जाएगी। अभी पहला है ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस मतलब आदमी के द्वारा बनाया हुआ इतना अच्छा आर्किटेक्चर, जैसे ताजमहल है कि आदमी के द्वारा बनाया गया, तो बहुत ही अच्छा, तो वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा एक ये है कि एग्जिबिट्स एन इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम और विद इन अ कल्चरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड ऑन डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी, मॉन्यूमेंटल आर्ट, टाउन प्लानिंग एंड लैंडस्केप डिज़ाइन। तो जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पता है, वो भी इसमें फॉलो है, क्योंकि टाउन प्लानिंग है ना, वहाँ पे टाउन प्लानिंग हड़प्पन साइट में, तो वो इसके अंदर कैटेगरी में आ जाता है। तो हड़प्पन भी एक यूनेस्को साइट है, आपको याद रखना है। बेयर अ यूनिक और exceptional testimony to a cultural tradition or a civilization which is living or which has disappeared। एक कल्चरल मतलब जैसे कि पुराने लोग थे और उन लोगों की ये जगह है और अब वो लोग नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका क्या बोलते हैं उसको, इसका सबूत है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे आपको ये पता है पिरामिड, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी असेंबल्ड और लैंडस्केप विच इलस्ट्रेट सिग्निफिकेंट स्टेज इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन हिस्ट्री में भी एक सिग्निफिकेंट स्टेज में अगर कुछ चीज़ें दिखाई जा रही है, आर्किटेक्चर दिखाया जा रहा है, बिल्डिंग दिखाई जा रही है, वो सारी चीज़ों को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लाया जा सकता है। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट्स, देखिए हड़प्पन, मोहनजोदारो। लैंड यूज और सी यूज विच इज़ representative of cultural or human interaction with the environment, especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change। ऐसी चीज़ें भी लाई जा सकती है। It is directly or tangibly associated with the event of living tradition, with ideas or with belief, with an artistic and literary work of outstanding universal significance। तो लिटरेरी वर्क को भी, आर्टिस्टिक वर्क को भी वो लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए 7th पॉइंट क्या बोलता है, कंटेन सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमेना ऑन एरिया ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस। तो एक नेचुरल ब्यूटी है जो बहुत खूबसूरत है, ऐसी जगहों को भी आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले आ सकते हैं। देखिए एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल representing major stage of Earth's history, including the record of life, significant ongoing geological process in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features। ये जो 8th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अर्थ की हिस्ट्री में कोई चेंजेस आए हुए हैं और उसका कोई एविडेंस मिलता है और उसको बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोल रहा हूँ मैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जा सकता है।
देखिए उसके बाद 9 पॉइंट क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ऑन गोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम एंड कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स भी तो आपको पता है IUCN में भी होता है, यूनेस्को में भी कोई प्लांट्स और एनिमल्स है उनको भी हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज बोल रहा हूँ, यूनेस्को के साइट्स में डाल सकते हैं। कोई ऐसा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व्स, इकोलॉजिकल साइट्स, ऐसी एरियाज को भी हम लोग डाल सकते हैं। 10th क्या बोलता है, कंटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर इन सितु कंजर्वेशन of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding and universal value for the point of view of science or conservation। साइंस के हिसाब से अगर कोई साइट है या कोई इकोलॉजिकल साइट है जहाँ पे हम लोग बहुत एक्सेप्शनल ब्यूटी है, वहाँ पे एक्सेप्शनल चेंजेस है या चेंज हो रही है, या फिर जिसको हम लोग को संरक्षित करके रखने का है, ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को वो साइट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड की जा सकती है। तो देखिए जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ना, 10 पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ऐसा है कि ये जीनियस होना चाहिए, ह्यूमन ने बनाया वो ह्यूमन जीनियस होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज़ एक टाइम के बाद चेंज होते गए, जैसे हम लोग मायन सभ्यता से और जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी हैं उनसे हम लोग यहाँ तक आ गए, तो वो भी एक चीज़ है। वहाँ से आप आए, एक कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी चेंज होते गए, तो उसको भी इंक्लूड करते। तो ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे एविडेंसेस मिले हों, ऐसी प्रूफ मिले हों, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए हड़प्पन साइट्स, मोहनजोदड़ो साइट्स, काली बागान, ये सारी चीज़ें यूनेस्को साइट्स में आती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस में जैसे देखिए दुर्गा पूजा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, तो दुर्गा पूजा का तो अभी मिला हुआ है, रिसेंटली मिला है, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो कल्चर को दिखाता है कि हमारे देश में गॉडेसेस को कितना पूजते हैं, औरतों की कितनी इज्जत की जाती है, ये सारी चीज़ें कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो ये 10 साइट्स है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछता है नहीं, पर आपको बस मैं बता रहा हूँ कि कौन से बेसिस पे ये सारी चीज़ें, ये साइट्स सिलेक्ट होती है, ठीक है। अभी देखिए लीगल स्टेटस क्या है, अगर कोई साइट को डिक्लेयर कर दिया तो उसकी लीगल स्टेटस क्या होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर की है ना, ये नेचुरल साइट्स के लिए है, कि नेचुरल साइट मतलब अपने आप होने वाली, नेचर मतलब कोई पहाड़, कोई इकोसिस्टम, कोई वन, कोई ऐसी चीज़, उन सारी चीज़ों के लिए। और ऊपर की जो साइट्स है वो है कल्चरल साइट्स के लिए है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर, कल्चर, आर्ट, पेंटिंग्स, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। अब क्या होगा जब किसी साइट को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा। देखिए, वंस अ साइट इज डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, इट इज़ एक्सेप्टेड एज prima facie evidence that such a site is culturally sensitive and wants legal protection pursuant to the law of war under the Geneva Convention. Its article, protocols and customs together with the other treaties include the huge conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict and international laws. अगर कोई साइट में, जैसे आपको बताया कि कोई साइट अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाती है, तो उसको जेनीवा कन्वेंशन के अंदर 100% प्रोटेक्शन मिलेगा, और कोई उस साइट को डिमोलिश नहीं कर सकता, उसको का गलत यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जेनीवा कन्वेंशन के अंदर आ गया है। और पूरी दुनिया इसका इसके खिलाफ नहीं जा सकती, कोई दुनिया सहमत है, सारी दुनिया। आर्टिकल 53 ऑफ द जेनीवा कन्वेंशन क्या बोलता है ना, जेनीवा कन्वेंशन में दिया हुआ है, लेकिन वो आर्टिकल 53 बोलता क्या है जेनीवा कन्वेंशन का, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप विदाउट प्रिजुडिस to the provision of the Hugh Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict of 14th May 1954 and other relevant international instruments, it is prohibited. तो जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से ये चीज़ करना मना है, वॉर टाइम पे भी ये सारी चीज़ें करना मना है, जिस साइट को हम लोगों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डाल दिया। अब वो क्या चीज़ें हैं, टू कमिट एनी एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी डायरेक्टेड अगेंस्ट द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, वर्क्स of art or place of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of the people. कोई भी एक्ट, जैसे किसी को बंदी बनाना, उसके लिए, इसके लिए, कोई कल्चरल साइट्स के लिए, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए, ये सख्त मना है, ठीक है। टू यूज़ सच ऑब्जेक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ मिलिट्री एफर्ट, ये भी मना है। टू मेक सच ऑब्जेक्ट्स दी ऑब्जेक्ट ऑफ रेप्रिसल्स,
जैसे कैसे होता है ना कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये साइट को ध्वस्त कर दूंगा, तुम ना मतलब कोई बोले कि हाँ ठीक है मैं ताजमहल को उड़ा दूंगा तो मेरा ये काम नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये है उसका लीगल स्टेटस। अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एज ऑफ नवंबर 2021 आपको पता है कि 40 थी, ठीक है। 32 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 एक मिक्सड है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है साइट्स, ये अपडेट चीज़ें हैं, आप अपडेटेड चीज़ें देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई अपडेट आया हो तो, ठीक है। दोस्तों बारिश बहुत हो रही है, आवाज़ आपको मिलेगा। अभी आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक कल्चरल साइट्स तो मैंने जैसे आपको बताया कि 3 कैटेगरीज में हमको मिली है, ठीक है। कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड, ठीक है। आगरा फोर्ट कल्चरल में आता है। 16th सेंचुरी मॉन्यूमेंट गॉट इट्स प्रेजेंट अपीयरेंस इन द रीजन ऑफ मुगल एम्पर अकबर। द रीजन there were additions made even by late Mughal emperors, built mainly using sandstone. Prominent structure here include Jahangir Mahal, Diwan-e Khas by Shah Jahan, Diwan-e Aam by Shah Jahan, Moti Masjid in white marble and by Shah Jahan. Akbar Darwaza was renamed Amar Singh Gate by Shah Jahan. Hausi Jahangir, hue ball carved out of single piece of stone and used as a container for फ्रैग्रेंट रोज़ वाटर। जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस और आदिले जंजीर, अदले जंजीर, इफ दोज इंगेज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस शुड डिले और प्रैक्टिस हिपोक्रेसी, द एग्रीव माइट come to this chain and shake it so that its noise might attract Jahangir's attention. गजनीन गेट, शीश महल एक्सेट्रा। आगरा फोर्ट में ये चीज़ें हैं। एक बार यूपीएससी में जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस आदिल जंजीर के बारे में पूछा हुआ था कि क्या है, क्यों था, ठीक है। तो आगरा फोर्ट है कल्चरल साइट में। अभी अजंता केव, एलोरा केव्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अजंता के बारे में, एलोरा के बारे में मैंने प्रीवियस चैप्टर में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। मैं आप लोग के लिए फ्री में ये कर रहा हूँ। मैं कौन सा पैसे ले रहा हूँ, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें यार, तुम लोग समझते नहीं हो, ठीक है। फिर बोलोगे कि भैया पढ़ाते नहीं हैं। मैंने शॉर्ट्स की वीडियोस बनाई है, मैं करंट अफेयर्स पे वीडियोस बनाता हूँ शॉर्ट्स की, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है उसके अंदर, और वो भी बहुत कम पॉइंट में, तो ताकि आपको थोड़ा सा ग्लैंस आपको याद हो जाए, समझ में तो आ जाए, पर आप लोग देखते ही नहीं हो, ठीक है। देखिए अजंता केव्स महाराष्ट्र में है, सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स ऑन द बैंक ऑफ वाघोरी रिवर। ये एक बार इसमें आया था मैच द फॉलोइंग में, शायद पिछली बार आया था यूपीएससी 2022 में। वाघोरी रिवर के बारे में, अजंता केव्स, वाघोरी रिवर्स, इन सारे के बारे में आया हुआ था, ठीक है। सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स ऑन द बैंक ऑफ वाघोरी रिवर इन सह्याद्री रेंज नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। 29 ऑल बुद्धिस्ट केव्स है। टोटल ऑफ 29 caves, all Buddhist, of which 25 were used as viharas, resident caves, while 4 were used as chaityas, prayer hall. यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है। एक बार पूछा था कि विहाराज और चैत्याज में फ़र्क क्या है। विहाराज और चैत्याज में फ़र्क क्या है। विहाराज, चैत्या चैंट याद रखो, ठीक है। मैंने आपको पिछली इसमें ट्रिक बताई थी कि कैसे याद करना है। विहाराज और चैत्या, प्रेयर, चैत्या मतलब प्रेयर हॉल, किसी का चिंतन करना, चैंटिंग करना, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ करते हो, चैत्यास में। तो यहाँ पे हमको प्रेयर हॉल होता है। और विहार कहाँ है, एक बड़ा विहार है, वहाँ जाना है। जैसे बिहार है, किसी का घर बिहार है वैसा, तो रेजिडेंट केव्स है। अभी देखिए, बिलीव टू बी डेवलप्ड इन द पीरियड ऑफ 200 BC एंड 650 AD, inscribed by Buddhist monks under the patronage of Kakataka king Hari Sen being prominent one. Reference of the Ajanta caves can be found in the account of Chinese Buddhist traveler Fahin during the region of Chandragupta II and Husang during the region of हर्षवर्धन। ये दोनों के बारे में पूछता है कि किसके रीजन में आए थे, फाहिन किसके रीजन में आए थे, ह्यूसैंग किसके रीजन में आए थे। ये आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा, पर यहाँ आपको डायरेक्टली है। तो अगर आपने ये भी पढ़ी होगी तो वो चीज़ आप वहाँ जाके टिक कर सकते हो, आपका एग्ज़ाम का आंसर आप राइट हो जाएगा।
इस साल का मैंने पेपर देखा है, मैंने पूरा रिव्यू भी किया था, बहुत टफ था पेपर, ठीक है। 14,000 लोग ही पास हुए हैं, इतने सारे लोग में, तो मैं समझ सकता हूँ कि पेपर बहुत टफ था। मैं भी देख के आया हूँ, पेपर नहीं हुआ प्रीलिम्स, ठीक है, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, लास्ट अटेम्प्ट। आप समझ सकते हो कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं हो पाया इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। आप लोग देखते नहीं हो वीडियो, मैं अपना दुख शेयर भी नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। आप लोग बोलते ही नहीं कि भैया अगर कोई तकलीफ़ हो आपसे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं निकला, भैया कैसा फील हो रहा है, क्या है, ठीक है। पेंटिंग्स आर जनरली थीम्ड अराउंड लाइफ ऑफ बुद्ध एंड जटाका टेल्स, ठीक है। एलोरा केव्स, अब इस पेंटिंग्स में मैंने आपको बताया कि अजंता केव में कौन सी पेंटिंग्स मिलती है, आपने ये याद रखना है। हाँ, कितना कट ऑफ था ये मेरे को नहीं पता, अभी तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ आपने हम लोगों को कितना आया, क्या हुआ, ठीक है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, ये भी नियरली 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजंता केव्स इन सह्याद्री रेंज इन ऑफ महाराष्ट्र। ये भी सह्याद्री रेंज और ये भी सह्याद्री रेंज। टोटल 34 केव्स है, जिसमें से 17 ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन्स। मतलब हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों केव्स इसमें रहते। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये केव में किस किस रिलीजन के बारे में, घुमा के पूछ दिया था और आप लोगों ने गलत कर दिया होगा, ठीक है। डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5th and 11th century AD, मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चर हियर इज कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल अगर आप अभी गूगल करोगे, आप सोचो कि वो कितना अच्छा है कि एक रॉक से ऊपर से लेके नीचे तक की काव की गई है वो कैलाश टेम्पल। और अगर आप सोचो कि थोड़ा सा भी अगर कहीं यहाँ वहाँ होता, 19-20 होता, तो पूरा का पूरा टेम्पल टूट जाता, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। बहुत एक मास्टरपीस है, आपको ज़रूर जाना चाहिए देखने। एलोरा बोल रहा हूँ मैं, कैलाश टेम्पल। उसमें केव 16 वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा 1। फेमस स्कल्पचर हियर इज रावण शेकिंग माउंट कैलाशा केव अगेन इन केव 16, ऑल्सो एक्सप्लेनिंग चैप्टर 1। चैप्टर 1 में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। ताजमहल कौन नहीं जाता, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ताजमहल अपना। मोसेलम ऑफ वाइट मार्बल है, बिल्ड बाय मुगल एम्पर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हुज अपनी वाइफ मुमताज़ महल। स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना की नदी पे है, क्योंकि अभी जो दिल्ली में बाढ़ आई थी तो यमुना नदी का स्तर बढ़ गया था, तो ताजमहल थोड़ा सा डूब गया था, तो उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं, थोड़ा पढ़ो। देखो जनरली पूछेंगे नहीं, लेकिन ये न्यूज़ में था तो शायद पूछ सकते हैं। फेमस फॉर इट्स यूनिक लेआउट, परफेक्ट सिमेट्री एंड पेट्रा ड्रुआ वर्क। पेट्रा ड्रुआ वर्क क्या होता है मैंने पढ़ा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। डिक्लेयर्ड अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 1920। यूनेस्को साइट तो है ही, पर सेंटर ने भी इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दे दिया है। सन टेम्पल कोणार्क एक बार पूछा है, ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं लोग इसको। तो ओडिशा में है ये सन टेम्पल, बिल्ड इन 13th century बाय किंग नरसिंहा देवा वन of Eastern Ganga dynasty, located near Puri and dedicated to sun god, designed in the shape of colossal chariot which depicts rows of 12 wheels on each side of the temple being pulled by 7 horses। देखो यहाँ पे ये व्हील्स की तरह दिख रहा है और ये टेम्पल के चारों तरफ है, तो ऐसा लगता है कि इस रथ को घोड़ा खींच रहा है। सेलर वंस कॉल्ड कोणार्क टेम्पल एज ब्लैक पगोड़ा। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है और प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो क्यों है, इसका आपको अगर आंसर जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए जहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्ड बाय द पल्लवा किंग इन 7th and 8th century अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है वो भी मैंने बताया। मेजर मॉन्यूमेंट्स हियर इंक्लूड पंचरथा, शोर टेम्पल, अर्जुन पेनियंस एंड descent of the Ganga, cave temple, etc. Unique architectural style is the form of ratha, mandapa and giant open air rock reliefs such as descent of Ganga। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की हुई है। यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ आप लोगों को नाम बता देनी चाहिए, पर मैं इन सारी चीज़ों को वापस से कवर करूँ ताकि आपका रिपीट हो जाए। अभी चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवास,
गोवा में कौन से, एक बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये एक बार पूछा था। देखिए चैपल ऑफ सेंट कैथरीन, चैपल ऑफ सेंट कैथरीन चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस एंड एसेसिस, फ्रांसिस ऑफ एसेसिस, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ रोसरी, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, चैपल ऑफ सेंट कजेटन, ये सारी चीज़ें हैं गोवा में। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस क्यों फेमस है? प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट अमंग ऑल चर्चेज देयर, इट हाउसेज द सेक्रेड टॉम्ब ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर का टॉम्ब है वहाँ पे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पे, इसके लिए वो ठीक है। खजुराहो टेम्पल कौन नहीं जाता? इरोटिक कार्विंग्स के लिए फेमस है, समझते ना, इरोटिक कार्विंग्स खजुराहो। मैंने पिछली इसमें बताया था कि मिनी खजुराहो भी किसी को बोलते हैं, लिटिल खजुराहो। देखिए ग्रुप ऑफ हिंदूज एंड जैन टेम्पल विच इंक्लूड द फॉलोइंग: कांद्रिया महादेव टेम्पल, विश्वनाथा टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल एंड सो ऑन इन हिंदू ओरिजिन, पार्श्वनाथा, आदिनाथा एंड शांतिनाथा टेम्पल एक्सेट्रा एट जैन ओरिजिन. These were built by Chandela dynasty mainly around 9th and 11th century AD. These temples depicts नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है दोस्तों? नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, मैंने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया है. देखिए ये वीडियो मैं थोड़े टाइम के बाद बना रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो कि मैं ऑफिस का काम करता रहता हूँ और ऑफिस में भी बहुत प्रेशर है. इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस सर्विस साइकिल, जो सर्विस सेक्टर के साइकिल में आप अटके, आप देश का भविष्य बनाएं. देश को भविष्य बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ फ्री में दे रहा हूँ. मेरे को पैसे नहीं मिलते वीडियो से, कहाँ व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, कहाँ पैसे मिलेंगे, पर फिर भी मैं मेहनत करके आप लोग बढ़ा रहा हूँ ना. ठीक है. नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मेनली बिलोंग टू द 2 डिफरेंट रिलीजन, हिंदुइज्म, शिविज्म एंड वैष्णविज्म एंड जैनिज्म. द टेम्पल हैव अ रिच डिस्प्ले ऑफ intricately carved statues. While they are famous for their erotic sculpture, sexual theme cover less than 10% of the temple sculpture. देखो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं बनाने चाहिए, पर इसका भी एक अपना ये है. आप अगर साधना और योगा वगैरह में देखोगे तो इसके भी बहुत सारे ये है कि हाँ कुछ चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती है. मैं उस डीप में नहीं जाऊँगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसके लिए नहीं जाना चाहता. ठीक है. कांद्रिया महादेव टेम्पल, इट इज़ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल इन खजुराहो कॉम्प्लेक्स बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विद्याधरा. विश्वनाथा टेम्पल, इट वॉज बिल्ड बाय चंदेला किन धंगा. इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचरत्न स्टाइल कॉम्प्लेक्स. देखिए अभी ये क्या हो रहा है, 10th सेंचुरी भानदेव टेम्पल इन राजस्थान, बिल्ड इन द स्टाइल ऑफ खजुराहो मॉन्यूमेंट्स, इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज लिटिल खजुराहो. ठीक है. तो ये बानदेवा टेम्पल इन राजस्थान, लिटिल खजुराहो, लोग ये एक बार पूछा हुआ है यूपीएससी ने, और ये आज आपका पीसीएस वालों के लिए रामबाड़. फतेहपुर सिकरी नियर आगरा, तो ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ विक्ट्री, ये एक बार पूछा है. सिटी ऑफ विक्ट्री किसे कहते हैं? फतेहपुर सिकरी, बिल्ड बाय एम्परर अकबर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, बिल्ट इन ऑनर ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती, सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी के मॉन्यूमेंट्स दोस्तों, हम्पी के मॉन्यूमेंट्स दे इंक्लूड विरूपक्षा टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है विरूपक्षा टेम्पल, प्रीवियस इसमें मैंने कवर किया है. लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, हेमकुटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अच्युत्य राया टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, हजरा रामा टेम्पल एंड लोटस महल. These temples and monuments were built at their capital Hampi by the ruler of Vijayanagar Empire between 14th and 16th century. Gopuram and sanctums were constructed using stones and bricks. The Raya Gopuram was introduced in temple architecture for the first time by Raja Krishnadevaraya. Raya Gopuram पहली बार इस टेम्पल में इंट्रोड्यूस किया था. तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी के बारे में आप लोग मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है, पर आप समझ लें कि कितना इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं. 3 क्वेश्चन तो यहीं बता दिया मैंने कि जहाँ इतने सालों में यूपीएससी ने पूछे 3 क्वेश्चन यहीं से, और आप पूछते हो कि भैया क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, हमको पता ही नहीं चलता. ठीक है. कल्याण मंडपा, ठीक है. कल्याण मंडप मतलब आप मानो ना, आपने वो देखी पिक्चर चेन्नई एक्सप्रेस, वहाँ बोलते हैं मेरा कल्याणम करने को ले जाती है, मतलब शादी करने को ले. तो कल्याण मंडपा फॉर डिवाइन मैरिज इज अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द विजयनगर टेम्पल. विट्ठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग ऑल. The famous stone chariot is located inside the complex.
विरूपाक्षा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन टेम्पल कंसिस्ट ऑफ सैंक्टम, 3 antechambers of pillars halls and open pillared hall. Krishnadev Raya, one of the famous king of the Vijayanagara Empire, was a major patron of this temple. The annual chariot festival celebrated here every year in the month of February. The pillar of Hazra Rama temple produced different melodious sound on being hit. A giant Lakshmi Narasimha sculpture is another attraction under this group of monuments. ठीक है। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, अजंता एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र के। लोकेटेड एट एलिफेंटा आइलैंड नियर मुंबई, द आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज घरापुरी। Yes. The 7 caves here are predominantly associated with the Hindu religion, mainly Shivism and Shaktivism. The cave contain rock-cut stone sculpture, mostly in high relief. The 20 feet high Trimurti Shiva, also known as Sadashiva and Mahesh Murti, is famous sculpture here. ठीक है, सदाशिव की मूर्ति है यहाँ पे। गंगाधरा, नटराजा, योगीश्वरा, रावणा, शेकी, माउंट कैलाश एंड Ardhanareshwar are other prominent sculptures inside the Elephanta caves. Group of monuments at Pattakadal. 9 Hindu temples and 1 Jain temple, which include Virupaksha temple, Papanath temple, and so on. They showcase a unique blend of architecture from northern and southern India, that is Vesaraya style. The Hindu temples are generally dedicated to Shiva, but element of Vaishnavism and Shaktism can also be noted. The temple flourished mainly during 7th and 8th century under the patronage of Chalukya dynasty. The temple of Virupaksha, a masterpiece, was built in 740 AD by Queen Loka Mahadevi to commemorate her husband Krishnadeva Raya II over Pallava king Nandi Varman of Kanchipuram. ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल। मैं इतना फास्ट इसलिए जा रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ नाम याद रखना है। विरूपाक्षा टेम्पल क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियसली कवर कर चुकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा ना अपना। उसके बाद ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, दे आर ग्रुप ऑफ चोला डायनेस्टीज एरा हिंदू टेम्पल कंप्लीटेड बिटवीन 11th and 12th century AD. द ग्रुप इंक्लूड 3 monuments: बृहदीश्वरा टेम्पल, तंजावुर तमिलनाडु, बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगीकोंडा चोलीपुरम, एंड ऐरावतेश्वरा टेम्पल, Tharasuram, Tamil Nadu. Initially, the temple of Tanjavur was recognized by UNESCO in 1987. Later, in 2004, the temple complex at Gangikona Cholipuram and Airavatavaswara temple complex were added as extension to this site. ऐरावत आपको मालूम है ना, इंद्र जी की हाथी का नाम है, इसलिए ये इंद्रदेव की हाथी के नाम पे ही ये टेम्पल है। The Brihadiswara temple at Tanjavur, dedicated to Shiva, is one of the largest South Indian temple. It was built by Raja Chola I in the early 11th century. ठीक है। The Brihadiswara temple at Gangikonda Cholipuram is also dedicated to Lord Shiva and was built by Rajendra Chola I as a part of his new capital in 1035 AD. The Airavateswara temple in Dharasuram, built in 1166 AD, was named after the white elephant of god Indra. मैंने आपको बताया ना, one of the striking features of this temple is Rajagambhira Tirumandapam रॉयल कोर्टयार्ड, ये इसका स्ट्राइकिंग फीचर है। ऐसे ही बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची स्तूपा, सरनाथ पिलर, ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, देखिए इतनी सारी साइट्स है, सवरी पे तो हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट चलते और इसको ख़त्म करते, क्योंकि आज ये चैप्टर मुझे ख़त्म करना है, तो थोड़ा सा वीडियो 5-10 मिनट लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, मध्य प्रदेश। द मॉन्यूमेंट एट सांची comprises a series of Buddhist monuments starting from the Mauryan Empire 3rd century BC, continuing with the Gupta Empire period 5th century and ending with the 12th century. अच्छा, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची है उसमें 3 एम्पायर्स कवर होते हैं: मौर्यन एम्पायर,
गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडियन, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, ये मैंने प्रीवियस गोल्डन एज क्यों बोलते हैं प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। सो 3rd सेंचुरी, 5th सेंचुरी और उसके बाद 12th सेंचुरी तक ये पूरा सांची स्तूपा में कवर होता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी in existence. The Buddhist monument comprises monolithic pillar places, temples and monasteries. Monuments include Great Sanchi Stupa, मैंने आपको बताया, अशोकन पिलर, शुंगा पिलर, साचिज्म एडिक्ट, श्री सताकर्णी इंस्क्रिप्शन ऑफ द सतावना पीरियड एंड वेरियस अदर स्क्रिप्ट्स। ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है उसके अंदर। द रिलीफ देयर डिपिक्ट्स एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म बट नॉट कंटेन द इमेज ऑफ बुद्धा। स्कल्पचर्स ऑफ यक्षियान यक्षिनी वो भी मिलते हैं वहाँ पे, फाउंड ऑन द तोराना गेट। सांची स्तूपा इज डेडिकेटेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द सांची स्तूपा इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द इंडियन ₹200 करेंसी नोट्स। ये चीज़ एक बार यूपीएससी में पूछी है, ठीक है। और आप लोग अगर पढ़ के नहीं जाओगे ना, अगर आप बुक पढ़ के नहीं जाओगे, कहीं पीपीटी किसी ने बना दिया कि हाँ ठीक है पीपीटी पे ही दिया हुआ है, तो सॉरी, फिर तो नहीं होगा यूपीएससी क्लियर। अभी हुमायूं टॉम देखिए, द टॉम वॉज कमीशन्ड बाय हुमायूं, ठीक है, मच्छर काट रहा है यार। द टॉम वॉज कमीशन्ड बाय हुमायूंस फर्स्ट वाइफ बेगा बेगम, फर्स्ट गार्डन टॉम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हुमायूं टॉम, which was completed in 1572. It was also the first structure to use red sandstone at such a grand scale. Such a grand scale बोला, ठीक है। रेड सैंडस्टोन यूज़ किया जा चुका है पहले, पर बहुत ज़्यादा स्केल क्वांटिटी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। रिप्रेजेंट चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर पर्शियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। कुतुब मीनार एंड मॉन्यूमेंट दिल्ली में है, नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी and built in 13th century. The complex comprises of Qutub Minar, Ali Darwaza, Quwat ul Islam Mosque and Iran Pillar. Red sandstone was mainly used in the construction of Qutub Minar. Its construction was started by Qutbuddin Aibak, continued thereafter by Istamish and finally completed by Firoz Shah Tughlaq. ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में पूछा है कि स्टार्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कंटिन्यू किसने किया? इस्तमिश ने। उसके बाद ख़त्म किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे पढ़ाऊँगा। कुतुब टावर इज सराउंडेड बाय 2 एस्थेटिकली प्लीजिंग ट्रेजरीज। अलाई दरवाज़ा बिल्ट लेटर बाय अलाउद्दीन खिलजी। क़ुव्वत उल इस्लाम मॉस्क कंस्ट्रक्टेड ओवर द एंशिएंट रूइंस ऑफ 27 जैन एंड हिंदू टेम्पल। देखिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज वेस्ट बंगाल अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। Opened in 1881, it runs between Siliguri and Darjeeling using steam locomotive. Design appeals bold and indigenous engineering solutions to the problem of establishing an effective rail link across a mountainous terrain of great beauty. Mahabodhi Temple Complex, Bodh Gaya, Bihar, one of the earliest Buddhist temple entirely made by brick. Mahabodhi, considered to be one of the 4 sacred sites associated with the life of Gautam Buddha. It is the place where Buddha is believed to be attained enlightenment. The temple was built by Emperor Ashoka in 3rd century BC. The temple complex comprises the Mahabodhi temple, sacred Bodhi tree and Vajrasana or diamond throne located under the Bodhi tree. Sorry. तो ये है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में, विच इज़ अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसमें क्या है, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध भगवान को जो एनलाइटेड मिला होता, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो यहीं हुई थी। और इसके अंदर वो महाबोधि टेम्पल है, वो पेड़ है जहाँ पे बुद्धा जी को एनलाइटमेंट में मिली थी वो चीज़। भीमबेटका रॉक शेल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑन द फुट हिल्स ऑफ द विंध्यास माउंटेन ऑन द सदर्न एज ऑफ द Central Indian Plateau. They exhibit paintings that date back the Upper Paleolithic, Mesolithic and other periods succeeding it. Paintings related to themes such as everyday life, hunting scenes, war scenes, social life and so on. बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है चैप्टर नंबर 2 में, मैंने कवर किया हुआ है। यहाँ इसलिए कवर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका रिपीट हो जाए, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, अगर आप मुंबई के CSTM गए हो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ब्यूटी, एकदम ब्यूटी। आपने वो देखी हॉलीडे मूवी अक्षय कुमार की, उसमें जो स्टेशन दिखाया जाता है और वो है ना यूनालो महालम्हा सॉन्ग, उसमें जो स्टेशन दिया है वो CSTM है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस।
अच्छा, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है. इट वाज चंपानेर, आपको याद नहीं? लगान में चंपानेर में तो थे. इट वाज अ हिल अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, चंपानेर याद रखने के लिए. इट वाज अ हिल fortress of the early Hindu capital. The park document the transition between Hindu and Muslim culture and the architecture in the 15th and 16th century. The site is the only complete and unchanged Islamic pre-Mughal city. The urban planning of the city reveals well-laid and paved streets which led to the city center. Rainwater harvesting is a notable feature in Pavgarh hill of 100 pools, and in Champaran city of 1000 wells. The Kalki Mata temple, sorry, Kalki Mata बोल, the Kali Mata temple, Kalika Mata temple, sorry यार. Kalika Mata temple on the top of Pavgarh hill is considered to be one of the important shrine, attracting large number of pilgrims throughout the year. Kalika Mata temple, Kali Mata का temple ही होगा basically. नीलगिरी माउंटेन रेलवेज अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. ठीक है, ट्रेन कहाँ से कहाँ रन होती है ये नहीं पूछते. उसके बाद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, आपको पता ना इंडिपेंडेंस डे अभी प्राइम मिनिस्टर जी होस्ट करेंगे फ्लैग यहाँ से. रिपब्लिक डे के दिन फ्लैग कौन होस्ट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो मैं बोलता हूँ कि आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा. रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, बिल्ट एज द प्लेस fort of Shahjahanabad, the capital of Mughal Emperor Shah Jahan, and its name after its immense walls of red sandstone. It was commissioned by Shah Jahan in 1638. It is an example of acme of innovation and craftsmanship, reflecting the fusion of Persian, Timurud and Hindu traditions. Timurud क्या था मैंने आपको बताया था. The World Heritage Convention characterized Red Fort as representing the zenith of Mughal creativity. ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ने बोला था कि ज़ीनत ऑफ मुगल क्रिएटिविटी है रेड फोर्ट. रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस लाहौरी गेट, मीना बाज़ार, नौबत खाना, नाजिर बिशिस्ट स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज, मुमताज़ महल, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास एंड मोती मस्जिद बाय औरंगज़ेब. द रेड फोर्ट ऑल्सो अपीयर्स ऑन द बैक ऑफ ₹500 note. On Independence Day every year, Prime Minister hoists the national flag here. Kalka Shimla Railway, हिमाचल प्रदेश अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. जंतर मंतर आपको पता है, राजपूत किंग सवाई जय सिंह 2 ने बनाई थी. डेजिग्नेटेड टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन विद द नेकेड आइज. ठीक है. A set of 19 astronomical instruments are installed at this site to make accurate observation. It features the world's largest stone sundials. It is manifestation of astronomical skills and knowledge during back of Mughal times. तो क्या हुआ था इसमें ना 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए थे जाके आप अपनी आंखों से देख सके कि हाँ चांद तारे और बाकी सारी चीज़ें. 6 फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, चित्तौड़ फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभालगढ़ फोर्ट, अजमेर फोर्ट, गैग्रॉन फोर्ट, ये सारे. यूनेस्को रिकॉग्नाइज दिस फोर्ट्स एज सीरीज ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी एंड एग्जांपल्स ऑफ राजपूत मिलिट्री हिल्स आर्किटेक्चर. ठीक है. रानी की वाग इन गुजरात, सरस्वती रिवर पे है ये. मारू गुर्जर आर्किटेक्चर में बनाया गया हुआ है. डेजिग्नेटेड इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड टेम्पल to emphasize this sanctity of water, and is endowed with over 1,000 sculpture depiction and combination of religious, mythological and secular imagery. Architectural work of Le Corbusier. अच्छा, ये आपको पता होगा ली कॉर्बियर कौन सा है. कॉर्बुसियर, सॉरी. ठीक है. दे आर एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट. दे कंप्राइज 17 sites spread across 7 countries and stands as the testimony of new forms of architectural expression, waves with modern tradition. देखिए, of the 17 sites, the majority are located in France. Only one site is located in India, capital complex Chandigarh. They propagate the ideals of the modern movement and are also considered as significant response to fundamental issues of architectural and society in 20th century.
आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट, नालंदा महावीरा महाविहार, ठीक है। Considered to be the most ancient university of the Indian subcontinent, remains of monastic and scholastic institution dating from the 3rd century BC to 13th century AD includes stupas, shrines, viharas, important artwork in stucco, stone and metal. The historical development of the site testifies to the development of Buddhism in the religion. Historic city of Ahmedabad साबरमती रिवर पे है। साबरमती रिवर मेरे को पता है कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है या वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, यूपीएससी साबरमती रिवर, ये सारी चीज़ें आपको चुटकी में याद होनी चाहिए, आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो। फाउंड बाय सुल्तान अहमद शाह इन 15th century, city is a testimony to the harmonious existence of diverse religion on this land, which include the famous Mandra citadel accomplished by various mosques, tombs as well as numerous Hindu and Jain temples. The urban fabric consists of densely packed traditional house in gated traditional streets. पुरास 2018 में क्या हुआ, विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डीओ असेंबली ऑफ मुंबई, ये आप लोग गूगल करें, आप लोग को पता चलेगा। जयपुर सिटी भी है एक, ठीक है, जयपुर सिटी। It portrays an exemplary development in town planning and in architecture that demonstrate an amalgamation of important exchange of ideas in the late medieval period. It became the second city after Ahmedabad to get recognized. Jaipur city. This wild city of Jaipur was founded in 1727 AD under the patronage of Savai Jai Singh II. Savai Jai Singh II का नाम पीछे भी आया हुआ था, लिखिए कमेंट सेक्शन में। Iconic monuments in the city include Govind Dev Ji Temple, City Palace, जंतर मंतर, हवा महल। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। काकात्या रमप्पा टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज रुद्रेश्वरा लॉर्ड शिवा टेम्पल। In the temple, Lord Ramalinga Lingeshwara is worshipped. It was built by Rechalara Senapati Rudra, a general of Kakatiya king Ganapati Deva. Its construction was started in 1213 AD and it is said to have continued for the next 40 years. Its foundation was laid using sandbox technique. Sandbox technique मैंने पढ़ा है क्या होता है। The main structure is the reddish sandstone. Flooring is granite and the pillars are made up of black basalt. The temple stands on 6 feet high star-shaped platform. ये देखिए। The Vimana of the temple is made up of lightweight porous bricks, also called as floating bricks. Marco Polo, during his visit of the Kakatiya dynasty, is believed to have referred to the temple as the brightest star in the galaxy of temples. किसने कहा था? मार्को पोलो ने। ये याद रखना आप लोग। धोलावीरा हरप्पन सिटी आप लोगों को पता ही है। द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा अंडर हरप्पन civilization, one of the best preserved urban settlements. The site has a fortified citadel, a middle town and a lower town. It was discovered in 1968 by archaeologist Jagatpati Joshi. The elements found here are of sophisticated water management system, a large cement bed, processing workshop, etc. Evidence of inter-religion trade also have been discovered. Unlike graves at other Indus Valley civilization sites, no mortal remains of humans have been discovered at Dholavira. Point to be noted दोस्तों कि no mortal remains of the humans have been discovered at Dholavira. या तो फिर mortal remains मतलब देखो mortal remains कब नहीं मिलते, शरीर के अवशेष कब नहीं मिलते, या तो शरीर को जला दो। हिंदू धर्म में अगर आप शरीर को जला दो तो उसके mortal remains नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि वो तो वापस पंच तत्वों में लीन हो गया, तो नहीं मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पे भी वो लोग बॉडी को जलाते थे, ठीक है। Dholavira is the first site of Indus Valley civilization in India to receive this UNESCO recognition. तो UNESCO recognition धोलावीरा को फर्स्ट मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन के इसमें। अभी देखिए जैसे भी मैंने बताया था धोलावीरा तो हो गया। अभी मैंने जब आपको बोला था कि कल्चरल साइट, नेचुरल साइट और मिक्स साइट, तो कल्चरल साइट तो मैंने बताई आप लोगों को, नेचुरल साइट्स भी आपको पता होगी। अब जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेगा तो उसमें और सारी साइट्स पता चलेंगी। पर अभी एक मिक्स साइट है कांचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इसको मिला है पार्क इज द ओनली इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डेटेड डिक्लेयर टू यूनेस्को अंडर मिक्स कैटेगरी। कांचनजंगा मुझे बताया कि कांचनजंगा तो ठीक है,
लेकिन एक और था फ्लोटिंग नेशनल पार्क, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या था वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है उसको किसे कहते हैं। अभी देखिए मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो आंसर देखिए, नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड थिंग्स लाइक रिवर्स, लेक्स, हिल्स, माउंटेन्स, सी लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल द ग्रेट हिमालय, काजीरंगा नेशनल पार्क। कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स विच आर पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज और अर्लियर सिविलाइजेशन, अजंता केव्स, कोणार्क टेम्पल। तो बेसिक डिफरेंस देखिए नेचुरल हेरिटेज में और कल्चरल हेरिटेज में। पूछा क्या था वो 2013 में पूछा था कि कल्चरल साइट्स में और नेचुरल साइट्स में क्या फ़र्क है। नेचुरल साइट्स मतलब जो नेचुरली अकरिंग चीज़ें, रिवर, लेक्स, हिल्स, माउंटेन्स, और कल्चरल मतलब जैसे कोई टेम्पल हो गया, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कोई मॉस्क हो गया, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कोई केव हो गया जिसपे कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। तो दोस्तों अभी ना हम लोगों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कवर कर ली, और इसी के साथ हम लोगों ने सेक्शन 1 अपना कवर कर लिया है। सेक्शन 1 कौन सा है अपना, विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स मतलब जो हम लोग दिखता है हमें, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी कि विजुअल आर्ट्स क्या होता है। अब आएंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मतलब परफॉर्मिंग मतलब जैसे परफॉर्म किया जाता है, बजाया जाता है, गाना बजाना, तो उसमें आपको म्यूज़िक आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, डांसेस आएंगे, थिएटर्स, पपेट्रीज, सर्कस, मार्शल आर्ट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग कल्चर्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो मैं अभी दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको छोड़ते जाऊंगा, पर इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या मैं आपको बता दूं, एक बार रिकैप कर ले। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा यूनेस्को कब आया था, 1972 में। इसको गवर्न कौन करता है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को पावर कौन देता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ये कमेटी क्या है, 21 स्टेट्स पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं जो कि 6 ईयर्स के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। कोई साइट अगर यूनेस्को साइट में आ गई तो बेनिफिट्स उसके क्या हो गए, बेनिफिट्स क्या होंगे, एक उसको इंटरनेशनल इनके अक्लेम मिलेगा, दूसरा उसको फंड मिलेंगे, तीसरा उसको यूएन जैसे जितने भी नेशंस हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, चौथा जेनीवा कन्वेंशन जो है उसके तहत उस पर उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता, फंड्स मिलेंगे, मैनेजमेंट फंड्स जो होता है, मैनेजमेंट रिसोर्सेज का एक्सेस होगा, ये बेनिफिट हो जाएगी। पर कोई साइट को अगर यूनेस्को साइट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए 10 क्राइटेरियाज है जो मेट होने चाहिए। ह्यूमन जीनियस, आर्कियोलॉजी, कल्चरल सिग्निफिकेंस, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसके बाद इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन है, कोई एंडेंजर्ड चीज़ है, वो सारी चीज़ें में ये आना चाहिए कैटेगरी। हर साल या फिर हर टाइम जब ये लिस्ट आती है तो गवर्नमेंट हमारी जो है वो एक टेंटेटिव लिस्ट जनरेट करती है ताकि ये सारी लिस्ट को 2, 3, 4, 5 इन सारी लिस्ट में से इन सारी चीज़ों को आप यूनेस्को में इंक्लूड करें। अब जब यूनेस्को देखती है कि इस लिस्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो इसको असाइन करती है, नहीं करती है। तो जैसे दुर्गा पूजा हुआ, उसको इंक्लूड किया था अभी, उसके बाद अभी एक टेम्पल है उसको इंक्लूड किया है, करंट का टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स। और नितिन सिंघानिया का मैंने पार्ट 1 पूरा कवर कर लिया है, कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, हर चीज़ आपको समझाते चल रहा हूँ। आज की वीडियो में ज़्यादा फास्ट इसलिए गया है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें प्रीवियसली कवर कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। इससे पहले कि अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं एकदम स्लो में जा रहा हूँ, एकदम पेस में जा रहा हूँ, हर चीज़ छोटी से छोटी, हर एक वर्ड का मतलब मैं समझा के चल रहा हूँ आपको। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, और
अगर आप भी फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हो फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तक, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहा होगा। और जिस तरह से मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, वैसा आपसे कोई कवर नहीं करवा रहा होगा। ठीक है, अब देख लो, जो यूट्यूब पे कवर कर लो, बहुत सारे लोग हैं, पैसे बहुत सारे लोग हैं, बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं बहुत सारे, पर मैं फ्री में कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जितने हैं उतने मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझसे पढ़ते हैं, उनको अच्छी लगती है वीडियोस। आप वीडियोस देखें, और वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोले कि भैया ये प्रॉब्लम है, भैया ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वीडियो निकाल के पर्सनली आपको मैसेज कर दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं, और आप अपने भैया को दीजिए इजाज़त। मैं चलता हूँ आपसे, और मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।